नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल के खाते में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्र में एक ताकतवर रक्षा मंत्री के रूप में कामकाज का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा से बुलाकर उनको केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया, तो इस दौरान वो क्या कुछ कर पाए, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल लगभग 15 महीनों तक रक्षा मंत्री के रूप में केंद्र में उनका कामकाज रहा और इस दौरान हरियाणा के संदर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि ये है कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इस बात के लिए मनाने में सफल रहे कि पंजाब और हरियाणा के पानी के बंटवारे का जो मसला था उसको विचार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाया जाए और इसके बाद वहीं न्यायपूर्वक तरीके से पानी की जो बढ़ी हुई मात्रा थी उसके आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई, जो लगभग 35 लाख एकड़ फीट बनती है। और उसी मीटिंग में महान दलित नेता जगजीवन राम जी से भी वो भिड़ गए थे। इस मसले पर जगजीवन राम जी का जो दृष्टिकोण था वो पंजाब के साथ ज्यादा था और उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे दी थी, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने उस मीटिंग में स्पष्ट तौर पे बाबूजी को कह दिया था कि बाबूजी, इस्तीफा देना बहुत आसान है, लेकिन ये सोच लेना कि वापसी कैसे करोगे। और वे उस समय चौधरी बंसीलाल की, आप कांग्रेस में ताकत का अंदाजा इस समय लगा सकते हैं इस बात से, और हरियाणा के हितों के प्रति उनकी जो संजीदगी है वो दोनों को ये दर्शाता है। एक रक्षा मंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल बहुत सक्रिय मंत्री के रूप में जाने जाते थे। एक ऐसे मंत्री जो खासतौर पर सैनिकों के हालचाल पूछने में बहुत दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने सैन्य छावनियों के दौरों के समय सैनिकों के परिजनों से मिलने का एक अलग से नियम बना लिया था। जहां भी दौरे पे जाते थे सैनिकों के परिजनों से जरूर बात किया करते थे और सैनिकों की जरूरत के प्रति चौधरी बंसीलाल खासा ध्यान रखते थे। ऐसी मुलाकातों के दौरान जो फीडबैक उनको मिलता था वो उसको नोट कर लिया करते थे और हमेशा उन पर आगे की कार्रवाई करते थे। एक आदमी की ड्यूटी स्पेशल इस बात पे लगाते थे कि वो उनको समय पर इनको याद दिलाता रहे। रक्षा मंत्री के तौर पर चौधरी बंसीलाल एक बार INS विक्रांत के दौरे पे थे और नेवी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका वो कड़ाई से पालन करते हैं। जो उनका स्टाफ था और उसकी जो प्रोटोकॉल की स्थिति थी उसके हिसाब से जो उनके OSD थे मेहतानी जी, उनको उन्होंने तीसरी पंक्ति में बिठा रखा था। और जब चौधरी बंसीलाल ने किसी बात को नोट कराने के लिए अपने पीछे देखा तो मेहतानी जी को नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने देखा मेहतानी जी तो काफी पीछे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो। तो मेहतानी जी ने बताया कि ये सब नेवी के प्रोटोकॉल के हिसाब से है। इस पर चौधरी बंसीलाल ने जो एडमिरल थे SN कोहली जी, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री जी, बैठने की व्यवस्था नेवी के प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। इस पर बंसीलाल जी ने कहा कि आगे से मेरे जो दौरे हैं उन पे ऐसे प्रोटोकॉल को ना देखा जाए, इनकी अनदेखी कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल किसी काम का नहीं होता जो एक रक्षा मंत्री के काम को करने में बाधक हो। और एक और घटना उस दौरान की है कि अब वो अपने दफ्तर में जो अर्धसैनिक बल तैनात रहते थे रक्षा मंत्रालय में, उन्होंने एक जो ड्यूटी पे तैनात सैनिक था उसको पूछा कि आप जब यहाँ पर आते हैं, मैंने नोट किया है कि आपका ड्यूटी का समय शुरू नहीं होता है, उससे पहले भी आप बैठते नहीं है, इसके कारण क्या है। तो सैनिक ने बताया कि रक्षा मंत्री जी, जो मेरी वर्दी है ये कड़क और फ्रेश बनी रहे, इसलिए मैं बैठता नहीं हूँ, क्योंकि ये सूती है और इसमें कलफदार है। इसके बाद उन्होंने सशस्त्र बलों में जो वर्दी है उसमें बदलाव करवाया और टेरिकोट की वर्दियां बनाने की शुरुआत हुई थी। एक बार चौधरी बंसीलाल कानपुर में जूते बनाने की एक फैक्ट्री में गए थे और वो सशस्त्र बलों के जूतों का मुख्य आपूर्तिकर्ता भी वो फैक्ट्री थी। उन्होंने वहां पर कहा था कि सैनिकों के जो जूते हैं वो आप थोड़ा आरामदायक बनाएं, क्योंकि ये बहुत, उनको घंटों ड्यूटी देनी होती है, आरामदायक जूते नहीं होंगे तो उनको तकलीफ होगी। तो मानवीय पहलू वो हमेशा ऊपर रखते थे। और चौधरी बंसीलाल के साथ रक्षा मंत्रालय में एक भी विवाद या उन पर दलाली के आरोप नहीं लगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो एक तो रात की पार्टियों में ही नहीं जाते थे, दूसरा जो दलाल और एजेंट थे वो उनसे मिलना बहुत मुश्किल काम था, वो मिलते ही नहीं थे इस दौरान अनजान लोगों से। और एक बार ऐसा हुआ कि रक्षा मंत्री को मास्को जाने के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व उनको करना था और जो उस समय थल सेना के अध्यक्ष थे जनरल रैना थे, उनको भी रूस ने आमंत्रण भेजा था, परंतु
उनके आमंत्रण में उनकी पत्नी शामिल नहीं थी। ऐसा इसलिए रूसिया ने किया था क्योंकि वो फ्रांस की नागरिक थी, और जब बंसीलाल जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद भी अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। इसके बाद मॉस्को ने श्रीमती रैना का निमंत्रण भी भेजा, और इसके बाद ही चौधरी बंसीलाल यात्रा के लिए सहमत हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने स्टाफ को लेकर भी कितना संजीदा रहते थे। और ये सर्वविदित तथ्य है दोस्तों कि तत्कालीन जो संयुक्त रक्षा सचिव थे एस.के. मिश्रा जी, वो भी इस बात को बताया करते थे कि रक्षा मंत्री के नाते बंसीलाल जी इस बात के लिए बहुत स्पष्ट थे कि जो जो कामकाज है, जो रक्षा मंत्री का जो कार्यकाल है या रक्षा की जो जरूरतें हैं, वो उनको तुरंत पूरा होना चाहिए। इसके अलावा चाहे सेना में सैनिक हो या अफसर हो, सबका सम्मान वो रखा करते थे, और उसको लेकर लोग हमेशा याद रखा करते थे। और जो सैन्य प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत की गई फाइलें थी, उनको उन्होंने साफ निर्देश दे रखे थे कि उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, फाइल आए और सीधा उनकी टेबल पर होनी चाहिए। रक्षा मंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल की एक बड़ी रोचक घटना की जानकारी हमें उन किताबों में मिलती है दोस्तों। और उनके रक्षा सचिव थे जो एस.के. मिश्रा जी, वो बताते हैं कि भारतीय वायुसेना ने उस समय एक नया जहाज उनको शामिल करना था, उसके बारे में वो छानबीन कर रहे थे। और ये विमान था ब्रिटेन का जगुआर, जो बाद में शामिल भी हुआ। लेकिन जब ये विचाराधीन था, उस समय बंसीलाल जी ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला ही था, और उन दिनों जगुआर मामले को लेकर भारत सरकार के समक्ष अपना जो पक्ष रखने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो विपक्ष की उनकी तत्कालीन नेता थी मार्गरेट थैचर, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। और वहाँ की जो हथियार लॉबी है बहुत स्ट्रोंग होती है, वो बहुत पकड़ रखती है। और जब तब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस बारे में फैसला नहीं ले पाई थी कि ये जगुआर हमें खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या खरीदें तो किस कीमत पर खरीदें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ही नहीं हो पाई थी। तो भारत की तरफ से जब रक्षा मंत्री के रूप में बंसीलाल जी को वार्ता का नेतृत्व करने का जिम्मा इंदिरा गांधी जी ने सौंपा, तो इंदिरा गांधी जी ने यह साफ बता दिया था कि आप किसी भी प्रकार की हामी मत भर लेना उनसे। और उन्होंने विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे जगत मेहता, उनको समझा बुझाकर भेजा बंसीलाल जी को कि वह किसी भी तरीके से की हामी ना भरें। और चौधरी बंसीलाल को उन्होंने जब मेहता जी ने बताया, तो मेहता जी ने बंसीलाल जी ने कहा कि आप चिंता मत करें, आगे का काम मेरा है। तो जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक शुरू हुई, तो बंसीलाल जी ने जो निर्धारित एजेंडा था उस पर बातचीत शुरू करने की बजाय हरियाणा में जो उनका जो कार्यकाल था, उस दौरान जो लिफ्ट इरिगेशन की परियोजनाएं थी, उनके बारे में मार्गरेट थैचर को बताना शुरू किया। और उन्होंने ये बताया कि कैसे लिफ्ट इरिगेशन हरियाणा में काम करती है, कैसे इसने खेती का पूरा परिदृश्य बदल दिया है। थैचर जी कुछ देर तक तो सुनती रही, लेकिन उसके बाद उनका दिमाग घूम गया कि मैं तो यहाँ पर जगुआर बेचने आई हूँ और ये हरियाणा की लिफ्ट इरिगेशन की बातें कर रही हैं। तो काफी देर तक वो उनको पॉइंट पर लाने की कोशिश करते, लेकिन वो लिफ्ट इरिगेशन से बाहर नहीं निकल पाए। तो वो खिंचकर उन्होंने मीटिंग खत्म कर दी। और उसी दिन शाम को जो ब्रिटिश उच्चायुक्त था, उन्होंने थैचर के सम्मान में एक भोज रखा हुआ था। और जब वहाँ थैचर पहुंची, तो एस.के. मिश्रा जी जो उस बैठक में सुबह वाली में भी मौजूद थे, वहां पर मिले। तो थैचर ने उनको उल्हाना दिया कि रक्षा मंत्री तो हवाई जहाजों के सौदों के अलावा बाकी सारी बातों पर बोलते रहे। तो मिश्रा जी ने कहा, मैडम आप रुके नहीं, रक्षा मंत्री जी तो बस उस पर चर्चा शुरू ही करने वाले थे, लेकिन आपने बैठक खत्म कर दी। तो इसके बाद थैचर को थोड़ा पछतावा हुआ कि, और उन्होंने कहा कि सच में उनको ऐसा नहीं पता था। और बाद में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चला कि उन्होंने चौधरी बंसीलाल ने मार्गरेट थैचर को जगुआर की जगह पे हरियाणा की लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं की जानकारी दी है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बंसीलाल जी इस मामले को इस प्रकार से हैंडल कर सकते थे। और वायुसेना की जो ट्रेनिंग संबंधी जरूरतें थी दोस्तों, उनको पूरा करने के लिए किरण विमान उस समय डिजाइन किया गया था, सूर्य किरण शायद उसका नाम था। और कुछ कारणों से इसके उत्पादन में काफी विलंब हो रहा था। तो अंतिम चरण में आकर हवाई जहाज में ईंधन लीक होने की एक समस्या सामने आ रही थी जो सुलझ नहीं रही थी। जब बंसीलाल जी को विलंब के कारणों का पता चला, तो खुद वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर 2 हफ्ते में ये दूर नहीं होंगी, जो बेंगलोर का हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो कारखाना है, उसमें ही उन्होंने कहा कि जो निदेशक है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। और उसके बाद उस समस्या का समाधान भी हुआ और ट्रेनिंग के लिए सूर्यकिरण विमान भारतीय जो सेना है उसमें शामिल किए गए।
और बंसीलाल जी ने जो रक्षा मंत्री है उसके अपना जो छोटा सा उनका कार्यकाल था उसमें प्रभाव बहुत छोड़ा था और सुरक्षा बलों के बहुत अधिकारी उनको याद करते थे। और जो थल सेना अध्यक्ष थे जनरल लेना, वो कई आर्टिकल में उन्होंने जो देश के सर्वश्रेष्ठ रक्षा मंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल को याद किया। इमरजेंसी 18 जनवरी 1977 को समाप्त हुई दोस्तों, और इसके बाद तत्काल बाद लोकसभा के चुनाव हुए। 20 मार्च को ये परिणाम आए थे और कांग्रेस जो थी वो उत्तर भारत में उसका सफाया हो गया था और उत्तर प्रदेश की सभी 85 की 85 सीटें कांग्रेस हार गई थी। हरियाणा की सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी। और उस अल्पकनीय घटना ये थी दोस्तों कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीटों से हार गए थे। हालांकि दक्षिण की कहानी थोड़ी अलग थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें जीती थी और आंध्र प्रदेश में 42 में 41 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो दक्षिण भारत में इसका मतलब इमरजेंसी का कोई प्रभाव नहीं था। और इसके बाद चौधरी बंसीलाल जो थे वो भिवानी लोकसभा सीट से 1,60,000 वोटों से हारे थे। बहुत बड़ी हार उनकी जीवन में थी। और इसके बाद उनके जीवन के बुरे दिन शुरू होते हैं दोस्तों। तो उनके जो बुरे दिनों की कहानी है वो कल हम जानेंगे कि इस दौरान क्या कुछ उन्होंने देखा। और आपको भी इस दौर के अगर कोई अनुभव हैं तो जरूर आप कमेंट करके बताना दोस्तों। 3 बजे की चाय के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।